गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चों। 1 2 3 दिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहने वाला है। देखो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम, कुछ डिवाइसेस की प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 2 दिन में शॉर्ट आउट कर ली जाएगी। तब तक आपको जैसे लेक्चर्स जितना पॉसिबल है लिमिटेड रिसोर्सेज में हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एकाडमी में। तो 8 लेक्चर ऑलरेडी हमने केमिकल काइनेटिक्स के पढ़ लिए हैं और 3 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद ये यूनिट खत्म। अब देखो 8 लेक्चर पढ़े, इनमें बहुत बुक्स होती हैं जो कुछ एक चीज़ों को एक्स्ट्रा करके देती है। तो हम एक सीबीएसई के पैटर्न से पढ़ रहे हैं, पहले एनसीईआरटी के पैटर्न से। जैसे ही एक बार थ्योरी खत्म हो जाएगी, मैं जो जो मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हैं वो एक लेक्चर में सारे कवर करा दूंगा। कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स हमारी रह जाती है, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट होती है, वो मैं करा दूंगा। उसके अलावा फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए जाएंगे। कुछ बच्चों को जो डाउट्स है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार डाउट जब कंप्लीट यूनिट कर लेंगे तब आप एक बार, क्योंकि कुछ डाउट ऐसे होते हैं कि वो आगे के टॉपिक से कनेक्ट होते हैं, तो जब तक आगे का टॉपिक नहीं आएगा डाउट्स थोड़ा बहुत रहेगा। कुछ एक बच्चों का IQ होता है, वो कैच कर लेते हैं उन चीज़ों को, कुछ एक नहीं कर पाते। तो उन डाउट्स को आप जिंदा रखिए। जैसे यूनिट खत्म होगी फिर जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे, रेट ला एक्सप्रेशन का बहुत सारा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो बच्चों को डाउट है, तो आप जैसे यूनिट खत्म करके जैसे ही हम न्यूमेरिकल पार्ट पे जाएंगे, रेट ला एक्सप्रेशन आपका वहाँ पे बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके डाउट हैं तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट होना भी चाहिए था। अगर आप सच में पढ़ रहे हैं तो आपको डाउट होना चाहिए था, जो आपको है तो मतलब आप पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम भाई कोई भी रेट ला, रेट कांस्टेंट या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को जो डिटरमाइन करेंगे, उनके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन मेथड से हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं। तो क्या लिखोगे भाई? डिटर्मिनेशन मेथड फॉर रेट ला। आज की हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन मेथड ऑफ रेट ला, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई आज हम मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम रेट ला, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी मेथड है, किन किन तरीकों से हम इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली देखो 5 मेथड है, देयर आर 5 मेथड बेसिकली जो हमने पढ़ने हैं। 5 मेथड में से 4 मेथड हमें पढ़ने हैं, जिनमें से एक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक नहीं 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बस उनका थोड़ा सा मैंने आपको रिव्यू देना है कि अगर आपको ऐसा आ जाए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार आ जाता है, हालांकि कम चांसेस होते हैं यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की सॉलिड स्टेट के जाने के बाद। अब चांस बढ़ गए कि केमिकल और इलेक्ट्रो से मैक्सिमम आपके पास न्यूमेरिकल आने की संभावना है, लेकिन फिर भी कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कॉन्सेप्ट के लिए किन किन मैथ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वो है भाई क्वांटिटी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, रिएक्शन को करके ही हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते देख के किसी मशीन में या वैसे। तो 5 मेथड है। जो पहला मेथड हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड होता है भाई, वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ्स की मदद से हम कैसे किसी भी रिएक्शन के लिए ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जब हम कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं, मान लो ये Na है एक रिएक्शन और ये प्रोडक्ट बना रही है, आपसे कोई कहे कि भाई इसके लिए रेट लिखो, Na कोई रिएक्शन है, इसके लिए रेट लिखो, क्या लिखोगे फिर? और आपको बोला जाए कि 0 ऑर्डर की है, आपको बोल दिया कि 0 ऑर्डर की एक रिएक्शन है जिसमें Na एक रिएक्टेंट है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट P बना रहा है, इसके लिए आप रेट का एक इक्वेशन लिखो कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे जा रही है। तो जब सबसे पहले हम डिफरेंशियल फॉर्म में जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? dA/dt, है ना भाई, यही तो लिखते हैं। और dA/dt साथ में स्टोइकियोमेट्री है तो स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट है तो डिक्रीज होगा तो साइन क्या आएगा? माइनस। तो पहला तो हो गया एक पार्ट। अभी किसके बराबर होगा? तो इसके लिए जो रेट ला एक्सप्रेशन का अगर किसी को डाउट जो बचा हुआ है वो यहीं से कर लो। ये तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल फॉर्म है रेट की। अभी किसके बराबर होता है कि कितना चेंज होगा, इसको कौन बताएगा? ये प्रोपोर्शनल होता है भाई किसके? कंसंट्रेशन किसी भी की और उसकी कोई पावर, स्टोइकियोमेट्री।
उसकी कोई भी पावर होगी, ये पावर क्या थी, ऑर्डर, ये क्या थी, कंसंट्रेशन। तो ये चीज इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस केस में क्या है हमारे पास, ए है भाई, इस केस में हमारे पास क्या है, ए। तो ए की कंसंट्रेशन हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो के आ जाएगा, के ए। अब देखो यहाँ कितनी पावर आएगी वो कौन बताएगा, ऑर्डर कौन सा है, जीरो ऑर्डर, ये जीरो। तो भाई यही तो था रेट वाला एक्सप्रेशन कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी रिएक्शन के लिए किसके बराबर होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, कि रिएक्टेंट की जो भी ऑर्डर होगा उसकी पावर को रेज कर दो और उसकी कंसंट्रेशन लगा दो कि ए रेज टू पावर ऑर्डर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा के। तो ये एक तरह से हमारा जनरल मेथड था, डिफरेंशियल मेथड। अब इसकी मदद से हमने ग्राफिकल मेथड पढ़े हैं, ग्राफ्स हमने सारे बनाए हैं। ये किसके लिए हो जाएगा भाई, जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, के ए। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर, या फिर क्या हो जाएगा, के ए और बी। भाई दोनों की पावर वन वन हो जाएगी तो भी तो ऑर्डर वन है। तो ये तीन केस हो सकते हैं। तो ग्राफ की मदद से आपसे क्वेश्चन है, पहला मेथड आप इस मेथड से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि डिड्यूस द ग्राफिकल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ला, या फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं, डिफरेंसेस ये पूछा जा सकता है। कोई मान लो ये आपको आता है, रेट ला एक्सप्रेशन पूछ लिया तो आप ये चीज लिख दो यहाँ पे कि ये एक रिएक्शन है, ये उसका डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इसका रेट ला एक्सप्रेशन हो गया। तो ये सब चीजें आपके समझने के लिए क्वेश्चन में आपको कहीं भी इस तरह से सोल्व नहीं करना है। क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे, वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका एक थ्योरी होती है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, कि आपके दिमाग में चीजें हो। अब आप एक न्यूमेरिकल कर रहे हो, आपको आ जाएगी रेट ला एक्सप्रेशन ये है और करो, तो आपको जब ये रेट ला एक्सप्रेशन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। तो ये नहीं है कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन वहां से नहीं आ रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन उसी पे बेस आएंगे, लेकिन लेवल थोड़ा सा चेंज होके आएगा, अलग तरीके से, अलग मैनर से आएगा जो हम पढ़ रहे हैं। ये आपको वहीं पे सारी चीजें सिंक्रोनाइज करके अपने दिमाग में यूज करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं है, आप तीन ग्राफ बना लो। देखो ये था, मान लो हमारा क्या था, तीन ग्राफ बनाओ आप, मैं एक बार रब कर देता हूं। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के तीन ग्राफ बनाओ। इधर लिखो रेट, यहां बना लो एक, यहां लिख दो रेट, और एक यहां बना लो, यहां लिख दो रेट, साथ में क्या है, कंसंट्रेशन। अब देखो तीन ऑर्डर के लिए हम पढ़ेंगे, हालांकि सेकंड ऑर्डर के लिए आपसे पूछा नहीं जाता, कभी पूछ ले तो उसके लिए आप ये ग्राफ आपको आना चाहिए। कंपटीशन में बिल्कुल पूछा जाता है, वो जब हम करेंगे तब कर लेंगे, वहां पे क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्ट इनके। मतलब जीरो ऑर्डर का रेट है, वो कंसंट्रेशन क्या होती है, ए, वो कंसंट्रेशन पे कितना, ए की पावर जीरो है ना। कंसंट्रेशन क्या होती है, ए की पावर जीरो, मतलब ये कंसंट्रेशन ही आएगी। लेकिन जो हमारा रेट है जीरो ऑर्डर के लिए, यहाँ लिखो जीरो ऑर्डर, क्या डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, ये हमने पढ़ चुके हैं ग्राफ। तो ये नहीं करता डिपेंड, तो ये कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, रेट चलता जाएगा। आप कंसंट्रेशन कुछ भी करो, यहाँ थी तब भी इतना था, यहाँ थी इतनी, यहाँ था तब भी इतना, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, याद रखना हमेशा। अब आ जाओ, मान लो हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर भी लगा लो यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन ए, तो ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे जीरो होगा भाई, ये जीरो ऑर्डर है तो दिखा लेना यहीं पे, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये कंसंट्रेशन की पावर वन। अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा भाई, उसके अलावा जीरो के अलावा और जो भी है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन है, हमारा रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, कि कितनी कंसंट्रेशन है उतने रेट बढ़ जाएगा, उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्या जाएगा रिएक्शन रेट का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे इधर जाओगे तो रेट और सेकेंड ऑर्डर कंसंट्रेशन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि ये चीजें डिपेंड कर रही है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के जो कंसंट्रेशन है और रेट है उनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जो हम पढ़ा था, क्या पढ़े थे, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जीरो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर टू। तो ये जीरो का मतलब तो वन है, तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट लग जाएगा,
ये क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के और रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया डायरेक्टली का, यहाँ पे है डायरेक्टली का लेकिन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि पावर जीरो, ऑर्डर जीरो है, इसलिए ये 3 ग्राफ आपको पढ़ने। ये था ग्राफिकल मेथड हमारा उसको डिटरमाइन करने का, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो इसमें एक दो पॉइंट लिख लो कि दिस मेथड इज यूज फॉर वन रिएक्टेंट रिएक्शन, ये केवल वन रिएक्टेंट रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। देखो दिस मेथड इज यूज फॉर ओनली वन रिएक्टेंट रिएक्शन। This method is used for only one reactant reaction, जिसमें एक रिएक्टेंट होगा उसके लिए ये मेथड यूज करते हैं। तो बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि ग्राफ्स बनाने हमने जीरो ऑर्डर के लिए होगा, फर्स्ट के लिए होगा, सेकंड ग्राफ हमेशा बनेगा रेट और कंसंट्रेशन के बीच में हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड ये था। अब देखो जो सेकंड मेथड है, हमने जो सेकंड मेथड पढ़ना है वो थोड़ा सा आपको सोल्व करने जैसा है, वो थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आता है N2O5 का, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। देखो क्वेश्चंस की आप टेंशन मत लो, बहुत सारे बच्चों के डाउट है सर क्वेश्चन कराएंगे नहीं कराएंगे। बच्चों ये यूनिट्स जो होती हैं ऐसी होती है, इनऑर्गेनिक होता तो हम पढ़ाते तुरंत क्वेश्चन कराते। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो अकेला ये नहीं आएगा आपको रेट एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, वो पूछेगा रेट एक्सप्रेशन ये है, एक्टिवेशन एनर्जी ये है। अब एक्टिवेशन एनर्जी आपको आती नहीं तो आप कैसे सोल्व करोगे, इसलिए आप क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लो। जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट होगी आपको हर टाइप का मैं बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुक जिसने लिखी है उसने बुक के हिसाब से लिखी है, उसको बुक लिखनी है, लेकिन हमें तो पढ़ना है ना, हम थोड़ी उतना पढ़ते हैं, बुक वाले को तो सब कुछ आता है। तो अगला मेथड लिखो इनिशियल रेट मेथड। तो इनिशियल रेट मेथड पढ़ना है बच्चों हमने। इनिशियल रेट मेथड क्या कहता है, जो पहला पॉइंट है कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड था वो किस पे हम यूज कर रहे थे कि वन रिएक्टेंट के लिए हम यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड। अगर हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट है कि भाई 2 या 3 स्पीसीज मिलके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो एक रिएक्शन हम लिख लेते हैं कि N1 N2 N1A प्लस N2B प्लस N3C और ये मिलके हमें एक प्रोडक्ट P बना रही है, इस टाइप की रिएक्शन है कोई। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ लेना इसको, देखो बुक में पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा समझना जरूरी है। इनिशियल रेट मेथड तो ये क्या कह रहा है, इसका तो पूरा संक्षिप्त में अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ, ये क्या कह रहे हैं, एक बार इसकी कंसंट्रेशन, एक बार इसकी इनिशियल रेट लिख लो इसके हिसाब से, ठीक है, कि रेट तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि -1 बाय N1 dA बाई dt -1 बाय N2 dB बाई dt -1 बाय N3 dC बाई dt इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K ऑफ ए बी सी के ऑर्डर के, ऐसा हो जाएगा। ये तो हो गया इनिशियल रेट कि एक लिख लिया हमने। अब क्या किया उसने कि एक बार किसी भी रिएक्शन का आप रेट लिख लो इनिशियल, अब इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करो एक ही में, इन दोनों को रखो आप कांस्टेंट कांस्टेंट और ये कर दिया हमने कंसंट्रेशन चेंज। अब जैसे ये केस आया अब इसकी फिर से लिखो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करके, ए का चेंज कर दो, इनको कांस्टेंट रखो, फिर देखो रेट में क्या चेंज आया, फिर क्या करो इन दोनों को रख दो कांस्टेंट और इसको कर दो चेंज। अब देखो फिर से रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, फिर देखो रेट में क्या चेंज हुआ, डबल हुआ, आधा हुआ, 1/4 हुआ। अब क्या कहा, बोला इसको और इसको कर दो कांस्टेंट और इस बीच वाले को कर दो चेंज। तो इसने क्या कहा कि एक बार इनिशियल में लिख लो, मान लो 3 है 4 है तो सभी के रिस्पेक्ट में अलग अलग लिख दो, सभी के रिस्पेक्ट सभी को थोड़ा थोड़ा चेंज करके बाकी को कांस्टेंट रखो और अलग अलग रेट सभी के लिए लिख लो और बाद में उनको कंपेयर कर लो रिजल्ट्स को कि भाई जब इसको चेंज किया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो 2 गुना हो गया, इसको चेंज किया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, इसको चेंज किया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना हो गया। इस तरह से हम सभी के लिए अलग अलग इंडिविजुअल स्टेप्स निकालेंगे और एक बार पूरी रिएक्शन का निकालेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा क्या पता करना हमें, मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है। मान लो ओवरऑल हमने रिएक्शन लिखी, उसमें आया कि भाई इस रिएक्शन का ऑर्डर है कि अल्फा बीटा और गामा है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में ये है, बी के रिस्पेक्ट में ये, सी के रिस्पेक्ट में ये है, 3 ऑर्डर आ गए।
कि अल्फा बीटा गामा 3 ऑर्डर आ गए हमारे। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। कुछ वैल्यू आ गई हमारी कि इसकी कंसंट्रेशन मान लो 10 है मोलर है, ये 20 और ये 30 मोलर है। अब रेट लिखा हमने, मान लो हमारे पास रेट आया एक्स रेट आया हमारे पास, कुछ भी हो सकता है। जब हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया, मान लो इसकी वैल्यू को हमने 10 से 20 कर दिया, 10 से 20 कर दिया, और ये हो गया 4x, कि भाई इसको हमने दुगुना किया, ये 4 गुना हो गया। तो इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट में तो ये भाई 10 से 20 और ये x से 4x, फोर्थ ऑर्डर को 4 गुना हो गया, इसका दुगुना करने में 4 गुना हो रहा है। इनको कांस्टेंट रखा। अब देखो इसको और इसको कांस्टेंट रखो, इसको चेंज कर दो। मान लो ये था पहले कितना था 20, इसको कर दिया हमने 30, 1.5 गुना बढ़ाया, और यहाँ पे रेट था ये हो गया 3x, ये 1.5 होते ये दुगुना हो गया 3x हो गया। ऐसे ही इन दोनों कांस्टेंट रखो, इसको बढ़ाओ, तो एक तो ओवरऑल हो गया हमारे, ओवरऑल के हिसाब से अल्फा बीटा गामा की हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है। और जब इंडिविजुअल लिखा तो हमने रेट तो कंपेयर कर सकते ना, ये यार x आया, ये 2x, ये 4x, इसमें हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन डबल की, तो डबल की तो रेट हुआ डबल, मतलब ऑर्डर कौन सा हुआ, डबल इसके रिस्पेक्ट में। क्योंकि जब मोर देन 1 रिएक्टेंट होते हैं तो एक के अमाउंट को हम कंपेरेटिवली करते हैं कि पहले इसको चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट में रेट कितना चेंज हुआ, फिर इसके में कितना हुआ, फिर इसमें कितना हुआ, फिर तीनों को ऐड कर देते हैं, वो आ जाता है ऑर्डर। तो इस तरह से हमने करना है कि ए बी सी, मान लो ये N1 N2 N3B इस टाइप की कोई रिएक्शन है, अगर इनका हम वो निकाले, रिजल्ट निकाले कि अगर सोल्व करना चाहें तो कुछ ऐसा है कि जब हमने कंसंट्रेशन डबल की ए की, कि ए की कंसंट्रेशन हमने की 2A, ए की कंसंट्रेशन हमने जब 2A की तो क्या हुआ भाई हमारे पास, मान लो अगर ए की कंसंट्रेशन थी ये यहाँ पे और ये हमने कर दी डबल, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट है, ये हो गया 4 टाइम्स। अगर ए की कंसंट्रेशन को 2A करने पे रेट 4 टाइम हो रहा है, मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4। तो ये क्या, कौन सा ऑर्डर होगा, ये भाई ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। कंसंट्रेशन का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4A, 4 टाइम्स हो जाएगा रेट। भाई ए के लिए रेट कितना था, ए के लिए था के ए, और यहाँ पे अगर 2A के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, के 2A स्क्वायर, तो मतलब 4A स्क्वायर, 4 टाइम्स हो गया, ए था, ए का 4A, कैसे हुआ 4A इंटू ए, 4A स्क्वायर, ये 4 गुना हो गया इससे। तो यही तो हुआ रेट की कहानी। अब मान लो दूसरा रिजल्ट था, हमने बी की चेंज की, जब हमने बी की चेंज की कंसंट्रेशन, तो हमारा रेट हुआ भाई डबल हो गया, कि बी को हमने मान लो 2B कर दिया तो रेट हमारा हो गया डबल, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले मान लो के बी था, अब हमने 2B किया तो क्या हो जाएगा, के इंटू 2B, 2 गुना हो गया ना। कौन सा ऑर्डर है, जब बी की कंसेंट्रेशन 1 होगी, बी की कंसेंट्रेशन 1 होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे रेट हो गया 2 टाइम्स, तो ऑर्डर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब कह रहा है कि सी की हमने चेंज की, सी के लिए हमने कंसंट्रेशन चेंज की, और उसमें क्या हुआ कि सी के अंदर चेंज जैसे कि रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट रिमेन्स सेम, रेट रिमेन्स सेम। तो इसका क्या मतलब है, रेट सेम किस में, कंसंट्रेशन चेंज करने में, जीरो ऑर्डर। तो भाई जीरो ऑर्डर में रेट चेंज नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा सी के रिस्पेक्ट में हो गया जीरो ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, कि जब सारे कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाए, तो अल्फा बीटा गामा आ गया 2 1 0, जोड़ दो, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 + 0 इज इक्वल टू 2। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनिशियल रेट मेथड कहता है कि आपको 3 4 5 जितने भी रिएक्टेंट है, एक बार पूरी ओवरऑल रिएक्शन का रेट लिख लो, उसके बाद एक एक की कंसंट्रेशन चेंज करके पहले ए की करो, फिर रेट में चेंज देखो, फिर बी की करो, फिर रेट में चेंज देखो, सी की करो, रेट में चेंज देखो, बाकी के 2 को रखो कांस्टेंट, ताकि जो रेट का चेंज हो रहा है वो सारा एक कंपोनेंट की वजह से हो। फिर उसको कंपेयर कर लो कि पहले रेट एक्स था, ए की हमने डबल की तो ये हो गया 4x। मतलब क्या, कैसे हो सकता है, x से यहां x था, यहां हो गया 4x, यहां कंसंट्रेशन थी a और यहां हमें नहीं पता क्या है, तो यहां x
से 4x हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई 2x का स्क्वायर, यही तो होगा, कितना होता है 4x स्क्वायर, मतलब 4x इंटू एक्स, 4 गुना। तो ये स्क्वायर कब आएगा, जब सेकंड ऑर्डर होगा, और जब दुगुना हो रहा है कि हमने ये भी डबल की तो वो भी डबल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ डबल वहां डबल, मतलब एक गुना, मतलब एक ही पावर है कि अगर हम 2 है और आगे जाके 4 बना रहे हैं और हम मान लो 3 हो गए तो आगे जाके 6 बना देंगे, मतलब वही चेंज हुआ ना, सेम 1 पावर का। और जहां पे चेंज ही नहीं हो रहा हो जीरो ऑर्डर, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इनिशियल रेट मेथड कभी आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये केवल कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, एक को चेंज करते हैं, बाकी वो सेम रखते हैं, इस तरह से फिर अल्फा बीटा का ओवरऑल ऑर्डर इनको ऐड कर देते हैं। चलो भाई, सेकंड मेथड हो गया हमारा इनिशियल रेट मेथड। अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो आप तो बुक में दी हुई है, या बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। ज्यादा कुछ थ्योरी 2 पेज भर जाएंगे आपको, है कुछ नहीं, आता कुछ है नहीं, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनिशियल रेट मेथड में कभी पूछूं क्या होता है, तो आप बस मुझे ये बता देना सर ऐसे ऐसे करते, जो मैंने बताया कि 3 रिएक्टेंट है और ऐसे करेंगे और हो जाएगा, बस इतना बता देना, कर लोगे। चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड मेथड देखो, इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन मैं आपको सेकंड ऑर्डर भी कराऊंगा, आपको मैं फिफ्थ ऑर्डर भी कराऊंगा, आपको मैं सारे ऑर्डर कराऊंगा, लेकिन एक बार जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर खत्म करके यूनिट खत्म करते हैं, मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बता दूंगा जिसमें आप ऑर्डर की वैल्यू पुट करो, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर के आपको मैं कराऊंगा, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं कराऊंगा। थ्योरी या डेरिवेशन में आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आपके बोर्ड में आ सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो इंटीग्रेटेड रेट मेथड थर्ड था, ये दोनों हमने कर चुके हैं। उसके बाद देखो लास्ट एक मेथड और होता है भाई, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। अब मान लो एक से ज्यादा हमारे रिएक्टेंट, बहुत काफी ज्यादा रिएक्टेंट है, कैसा कैसा सीन है देखो। ओस्टवाल्ड का एक मेथड होता है, क्या करते हैं, मैं लिखता हूं थोड़ा। देखो जो हमारा ग्राफिकल था वो एक रिएक्टेंट के लिए था, उसके बाद आया हमारा कौन सा, इनिशियल रेट मेथड, एक से ज्यादा हो। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट ला, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सभी के लिए पढ़ाए, फर्स्ट ऑर्डर तक पढ़ा, सेकंड ऑर्डर का भी लिख लेंगे। अब देखो एक हाफ लाइफ भी हम पढ़ चुके हैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर की भी हाफ लाइफ पढ़ लेंगे। हाफ लाइफ मेथड होता है, आपके जो डेरिवेशन देने दिए हुए वो नहीं पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, नंबर आएगा तो डेरिवेशन सीधे आपको रिजल्ट शेयर करा दिए जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, डेरिवेशन नहीं करना है। हाफ लाइफ मेथड के जो लॉगरिथम की फॉर्म में दे रखे हैं आपको नहीं करने। अब एक जो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड है, क्या नाम है भाई, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। देखो क्या है इसमें और इनिशियल रेट मेथड में, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, इसमें और इनिशियल रेट में क्या फर्क है। इनिशियल रेट में क्या था कि बहुत सारे थे, 1 2 3, तो एक को चेंज कर रहे थे, 2 को कांस्टेंट रख रहे थे, दूसरे को चेंज कर रहे थे, 2 को कांस्टेंट, तीसरे को चेंज, बाकी 2 को कांस्टेंट, ऐसे करके करे। अब मान लो कोई हमारे पास ऐसा है कि n1a प्लस n2b प्लस n3c और सो ऑन, और फिर बना रहे हैं प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है कि प्रोडक्ट तो बहुत सारे सभी के लिए लगता है, कि मान लो ये दो तो हमारे पास है एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस में इनका जो अमाउंट है, मतलब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसमें, कि मान लो 10 लीटर हमने पानी ले लिया, 10 लीटर हमने दूसरा कोई अल्कोहल ले लिया, और उसमें 2 ग्राम हमने डाल दिया NaCl। ऐसा नहीं डाल सकते, होगा नहीं, कुछ बता रहा हूँ कि 2 तो 10 10 लीटर हैं और एक 2 ग्राम छोटा सा अमाउंट है, मान लो ये 2 ग्राम ले लिया। अब इस केस में कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले इस पे डिपेंड करेंगे कि ये 2 ग्राम है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, पहली बात ये बताएगा हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सबसे पहले। अब इसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर निकालेंगे, इसको 2 ग्राम को हम 4 ग्राम करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे क्या इफेक्ट आया, हो गया। अब इन दोनों के केस में इन 2 को एक्सेस में लेंगे, इसको स्मॉल अमाउंट में कर लेंगे, जो 10 लीटर ले रहे थे अब इसको 2 ml ले लेंगे, बाकी को ज्यादा ले लेंगे, ऐसे ही जो ये दोनों थे ऐसे ही इस दोनों को कर लेंगे। मतलब क्या होगा कि जो एक्सेस वाले हैं उनको एक्सेस में रहने देंगे, स्मॉल अमाउंट वाले को चेंज करके सभी के रिस्पेक्ट में बारी बारी हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन से हमारा उसका रेट कांस्टेंट पता चल जाएगा, रेट कांस्टेंट से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चल जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में किस कंसंट्रेशन को चेंज करने पे कितना रेट चेंज हो रहा है, और वहां से आ जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ओस्टवाल्ड का यही मेथड था कि मान लो हमारा वही रेट है
क्या होता है, मान लो के ए के रिस्पेक्ट में मान लो अल्फा है, बी के रिस्पेक्ट में बीटा है और सी के रिस्पेक्ट में गामा। आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट अच्छे से लगाना है, हमें नंबर नहीं लेना, आप लोगों को लेना है। तो मान लो ये एक्सेस में है तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, ए के रिस्पेक्ट में आ गया। अब अलग अलग कर देंगे, फिर बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, गामा आ गया, फिर सी के में, बी के में बीटा, सी के में गामा, फिर ऐड कर देंगे और ये हमारे पास फाइनल रेट आ जाएगा। तो देखो ये जो मेथड पढ़े ये आपको केवल कुछ एक चीजें होती है ना, आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको कभी भी बोर्ड में नहीं पूछा जाता एसिड क्या देता है, बेस क्या देता है, कभी नहीं पूछा जाता, आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर, ये सारे मेथड आपको पता होना चाहिए था, इसलिए पढ़े हैं। डायरेक्ट ये कभी नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन इनमें से आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोग लाइव आने की कोशिश कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। सॉरी। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा बचा है और उसके अलावा कुछ एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कंपोजिट रिएक्शन और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है वो पढ़ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके डाउट होते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, हम बेस्ट से बेस्ट आपके लिए कोशिश करेंगे। अभी शायद आपकी छुट्टियां होने वाली है, 5-6 तारीख से आपको होमवर्क प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन अदर सब्जेक्ट का जो भी हो, जैसा भी हो, मैं आपके टच में रहूँगा। मैं आपको जो भी है हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, लेक्चर्स भी डालता रहूँगा, आपके डाउट्स भी लेता रहूँगा। जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी, हमारी जो भी है, केमिस्ट्री की तरफ से आप निश्चिंत रहिए। केमिस्ट्री लॉकडाउन केमिस्ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो, पढ़ रहे हो। आपका नवंबर से पहले मैं सिलेबस हर हाल में करा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स कर लेंगे, वैसे ही हम सरफेस केमिस्ट्री करेंगे, वैसे ही हम ऑर्गेनिक करें। तो आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी लाइव आने की, जो हमारी क्राइटेरिया उसको पूरा करें। तो बच्चों वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा और आपने टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद।